राहत इंदौरी का एक प्रसिद्ध शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। इसी शेर को आज के हालात और हालात के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ कि बीमार और बीमारी दोनों से दूर रहो। ये हिंदुस्तान है, कब्रिस्तान थोड़ा ही है। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो देश के लिए, भारत के लिए कैंसर बन चुकी थी। इस बीमारी का नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये ऐसी बीमारी बन चुकी थी कि इसका इलाज करते करते कई डॉक्टर थक चुके थे, लेकिन अब मोदी ने इस बीमारी से जुड़े लोगों को 5 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अभी तक तो केंद्र सरकार, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डंडा चला था, लेकिन अब योगी जी के बुलडोजर की बारी है। पीएफआई को देश में पूरे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, लेकिन ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि इसका ऑपरेशन ज़रूरी है और ऑपरेशन करने में सीएम योगी माहिर हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो कैंची, छुरा, छुरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन योगी ऑपरेशन करते हैं तो बुलडोज़र से बीमारी की जड़ तक जाते हैं और उसे खोदकर उसका नामो निशान मिटा देते हैं। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। जब से पीएफआई पर बैन लगा है, पीएफआई तो परेशान है ही, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। सपा हो या बसपा, सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है और इसका कारण है सीएम योगी, क्योंकि पीएम मोदी ने पीएफआई को सिर्फ बैन किया है। सीएम योगी तो बुलडोज़र लेकर तैयार हो गए कि जिसके भी पीएफआई से संबंध होंगे उसकी खुदाई की जाएगी और जो जो चीज़ें मिलेंगी उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। बात इशारों में कर रहा हूं, उम्मीद है आप इशारों में ही समझ भी जाएंगे। अब पीएफआई से किसके किसके संबंध होंगे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आज शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी। पीएफआई पर बैन लगने के बाद पहला शुक्रवार। दिल्ली में पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा, राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन यूपी में सिर्फ बाबा का बुलडोज़र घुमा दिया गया और सब कुछ शांत रहा। कहीं कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। ये है बाबा के बुलडोज़र का खौफ। ये डर अच्छा है, ज़रूरी है। यही नहीं, सीएम योगी के अधिकारी अब उन मदरसों के कनेक्शन खंगाल रहे हैं जिनके तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में देवबंद, अलीगढ़, बाराबंकी समेत कई जिलों में कई मदरसे हैं जिसके कनेक्शन पीएफआई से हैं। इन मदरसों पर अब सीएम योगी की नज़र टेढ़ी हो गई है। ये मदरसे बहुत जल्द सरकारी मेहमान नवाजी करेंगे। अब यहाँ से क्या क्या मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, जब धुआं उठा है तो आग भी कहीं होगी और यही आग इन मदरसों के लिए भस्मासुर बन जाएगी, जिसमें ये खुद ही जल जाएंगे और कई मौलानाओं को जेल की खिचड़ी खानी पड़ेगी। एक रिसर्च के मुताबिक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी में 16,500 वैध मदरसे हैं, जिनमें अधिकतर के पीएफआई से अवैध संबंध हैं और अब तो पीएफआई ही अवैध हो गई। यही नहीं, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि पीएफआई के कई सदस्य लोकसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में कई जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें सिर्फ यूपी से 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों ने एसटीएफ की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। अधिकारियों ने ये भी खुलासे किए हैं कि पीएफआई यूपी में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इनके लोग मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बनाने में जुटे थे। गिरफ्तार मोहम्मद वसीम
इस साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार अहमद बेग भी चुनाव लड़ चुका है। बलरामपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर जिलों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही थी। एक बात आपको और बता रहा हूं और साथ में कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीएफआई पर बैन लगा, 200 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हुए तो कई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन और लोग इसके पक्ष में मैसेज करने लगे, सेक्युलरिज्म का रोना रोने लगे। ये लोग भी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, इनका तो बनता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि राजनीतिक पार्टियां क्यों विधवा विलाप कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने इस्लामिक संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को राजनीतिक स्वार्थ तुष्टीकरण नीति का परिणाम बताया है। मायावती ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से लोगों में संतोष के बजाय बेचैनी देखने को मिल रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की विरोधी दलों की मांग का जिक्र करते हुए कहा, यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ मायावती जी से एक सवाल है और उन्हें एक सलाह है कि मायावती जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखकर ही पढ़ती हैं, लिखना हो तो भी देखकर लिखिए। पहली बात तो ये कि ये पीएफआई का फुल फॉर्म पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ना कि पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। और अब सवाल ये है कि मुझे तो लोगों से ज़्यादा बेचैनी आप में दिख रही है। पीएफआई पर बैन लगने के बाद आप ज़्यादा बेचैन हैं। आखिर इस बेचैनी का कारण क्या है? निकाय चुनाव में उन्हें कैंडिडेट बनाने का इरादा था क्या? वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचा जान शिवपाल यादव भी बेचैन दिखे और पीएफआई से सहानुभूति दिखाते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति और वर्ग के नाम पर किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। मदरसों की जांच करना सही नहीं है। यदि जांच करनी है तो सभी स्कूलों की कराएं। ये सब ठीक नहीं हो रहा। चचा जान, पहले तो आप पीएफआई के सदस्यों की करतूत जान लेते, फिर उनका पक्ष लेते तो अच्छा लगता। लेकिन आप तो बेकार में ही कौवों को हंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों ने ही ऐसा खुलासा किया है कि सपा बसपा में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई की ओर से लॉकडाउन के दौरान विशेष समुदाय के युवकों को जोड़ने का काम किया गया। बहराइच में पीएफआई के कुछ हैंडलर्स नेपाल भाग गए। सदस्यों को बोला जाता था कि वो काफिरों को निशाना बनाएं, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही उन्हें मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। इसके साथ ही कैंप और बैठकों में भड़काऊ तकरीरें यानी भाषण दिए जाते थे। ट्रेनिंग ले चुके युवाओं को दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता था। अल्पसंख्यक संस्थानों के जरिए पीएफआई अपना एजेंडा फैलाती थी और ये संस्थान हैं मस्जिद, मदरसे, वक्फ बोर्ड के कार्यालय। मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही कहा था कि आएंगे कई घर जद में, सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है, और यही हो रहा है। पीएफआई पर बैन क्या लगा, सीएम योगी पूरी तरह से इस बीमारी की जड़ को ही साफ करने में लग गए। मदरसों का सर्वे हो ही रहा था, अब इसकी जद में वक्फ बोर्ड भी आ गया।
योगी सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। इस सर्वे को 1 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए योगी को एक पुराने आदेश को रद्द करना पड़ा। ये आदेश 7 अप्रैल 1989 को, यानी 33 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति, बंजर, भीटा, उसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। इसके बाद उसका सीमांकन किया जाए। इस आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, उसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दी गई और वक्फ बोर्ड को यूपी में एक विशालकाय, भारी भरकम जमींदार बना दिया गया। लेकिन ये योगी जी महाराज हैं, नस ऐसी जगह दबाते हैं कि इंसान ना हंस पाता है और ना रो पाता है। अब वक्फ की पूरी संपत्ति और जमीन का हिसाब किताब देना होगा। कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह के पास जो संपत्ति या जमीन है वो वैध हैं या अवैध। अब इस पर भी सपा के पेट में दर्द हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। वक्फ की जांच करवाकर मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। AIMIM नेता सैयद असीम वकार ने वक्फ की जांच को एक तरफा कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब आप अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या योगी सरकार का फैसला सही है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।